लेक्चर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक मिनट रुकना। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? चलो। हाँ। हाँ, तो कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। कॉलॉइड्स के बारे में तुम लोग 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होगा, आइडिया है कुछ, हाँ याद सर। है? तो कॉलॉइड्स किसको बोलते हैं हम लोग? कॉलॉइड्स को अगर डिफाइन करना हो, क्या? इसमें 3 तरह के पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस, कोलाइड, सस्पेंशन। हाँ, तो वही है, उसी को जस्ट डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। तो इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। कॉलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। इसमें दो पार्ट होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है एंड dispersed phase in which the size of the, ठीक है ये ध्यान रखना, the size of the dispersed phase is greater than ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन से उसका साइज ग्रेटर होगा बट लेस देन सस्पेंशन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखो। ठीक है, क्लियर है ना? ये तुम लोग पढ़े ही होगे पहले कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। एक दो दो पार्ट्स होता है इसका, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है ठीक है, लिख लिए? हेलो, हो गया। चलो। तो इसमें देखो दो पार्ट होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम है, दूसरा डिस्पर्स्ड फेज है, जिसमें कि साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से ग्रेटर होगा बट सस्पेंशन से क्या होगा, ये छोटा होगा। और इसमें डिस्पर्स्ड फेज का साइज जो होता है, डिस्पर्स्ड फेज का साइज, ये रेंज जो होता है ना 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर, इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, ये पार्टिकल साइज जो होता है डिस्पर्स्ड फेज का 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में रेंज लाई करेगा ये। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि जो दो पार्ट है, एक क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, ये दो पार्ट है। तो डिस्पर्स्ड फेज को डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, या फिर दूसरा नेम है इसको इंटरनल फेज भी बोला जाता है, इंटरनल फेज। ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है ये है कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम को कंटिन्यूअस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है, इसका दूसरा नेम एक्सटर्नल फेज भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है ना? आवाज आ रहा है सबको? सर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम मतलब? दो पार्ट होता है ना कोलॉइड्स में, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं,
तो जैसे मान लो इसमें ये है, इसमें मान लो पार्टिकल्स ऐसे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जैसे ये कुछ कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है। सस्पेंडेड होगा वो कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम, और जो सस्पेंडेड होगा उसमें उसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, और डिस्पर्सन मीडियम ये पूरा कंटिन्यूअस फेज होता है। और सर डिस्पर्सन मीडियम बोल रहे हैं मतलब क्या हो, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है उसी को बोल रहे हैं ना? सर खुद कहाँ चल गए? अमृत, भाग जाता है। हाँ आवाज आ रहा है ना? सर कहाँ चल गए? हाँ रे, आवाज आ रहा है। बोल सुधांशु रहे नहीं थे- आया? नहीं आया, बोल रहा था कुछ काम है उसको। हाँ, सर कहाँ चल गए? हटा हम लोग इसे लीव कर, सर पे भाग जाओ। सब लीव कर दो। हेलो, सर। हाँ सर। ये दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो, यहाँ पे यही बता रहे थे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो जो सस्पेंडेड होगा वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा, और जिसमें सस्पेंडेड होगा वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे ये इसका क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े होगे कॉलॉइड्स के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत सारे डिफरेंट बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के ऊपर कितने टाइप्स के कॉलॉइड्स होते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो फेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये टेबल टाइप का ऐसे बना लेना, ठीक है। टेबल बना दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहला कॉलम बना रहे हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज का, ठीक है। दूसरा कॉलम बना रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम का, और इसमें टाइप ऑफ कॉलॉइड, वो किस टाइप का कॉलॉइड होगा, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, लास्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सबसे पहला जो है, ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? फेज के बेसिस पे। तीन टाइप के फेज होते हैं देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फेज अगर चेंज होते जाएगा तो वो कोलाइड का टाइप भी चेंज होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है हमारा और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है। ये दोनों अगर सॉलिड होगा तो इसको इसको बोला जाता है सॉलिड सॉल। इस टाइप के कोलाइड को बोला जाता है सॉलिड सॉल, ठीक है। एग्जाम्पल दो तो, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड होता है, ऐसा कोलाइड है सर पता एलॉय तुम हो लोगों को? सकता है, एलॉय। एलॉय नहीं है, ग्लासेस में ऐसा होता है, ठीक है। ग्लासेस में आ गया, कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं उसमें होता है।
फिर जैसे कुछ स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स तुम लोग देखे हो ना, यस सर। स्टोन्स जो होते हैं जिसका रिंग बनता है, ठीक है। हाँ तो वो सारे स्टोन्स जो होते हैं वो कॉलॉइड्स का ही एग्जांपल है। उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स देखोगे अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या है, सॉलिड जिसमें है। वो सस्पेंडेड है वो भी सॉलिड है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, एक सॉलिड सॉलिड। सॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं, ये टाइप जो है सिंपली सॉल्व बोला जाता है। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, सिंपली सॉल्व बोला जाता है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल पेंट हो गया, पेंट्स में ये होता है, ठीक है। मेन इसका एग्जांपल पेंट्स हो गया। पेंट में देखते हो ना कुछ कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे तो उसमें देखोगे बहुत सारे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है उसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कॉलॉइड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज, अगर सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एरोसॉल। एग्जांपल दो तो इसका एरोसॉल का। स्मोक, हाँ स्मोक में क्या है एक्चुअली, डस्ट ये तो पार्टिकल सस्पेंडेड होता है ना स्मोक में। यस सर। तो स्मोक तो मेनली वो गैस गैस रहता है, गैस के बीच में ही तो, स्मोक के बीच में ही बहुत सारे डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड है। तो किसका एग्जांपल हो गया, एरोसोल। एरोसोल का। चलो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है ये सॉलिड है। इसका एग्जांपल, इसको हम लोग बोलते हैं जेल, इसको जेल बोला जाता है। जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो गया और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो गया, जेल बोला जाता है इसको। एग्जांपल दो तो इसका। जैसे चीज, ये है इसका एग्जांपल, या बटर। कैसे कैसे, सर, मतलब इसमें लिक्विड है सॉलिड के अंदर, हाँ सॉलिड के अंदर इसमें मतलब लिक्विड होता है। हाँ, लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, सॉलिड के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स जो है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, चीज या बटर में। या फिर इसमें जेलीज, जेली खाए हो ना, यस सर। हाँ, तो वो भी इसका एग्जांपल है जेल का। जेल टाइप का होता है ना वो पूरा, उसमें देखोगे लिक्विड है सस्पेंडेड एक्चुअली सॉलिड में। ये देखते हो बहुत ज्यादा डेंस होता है ना वो। यस सर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, जेल का, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। अगर दोनों लिक्विड रहेगा तो, लिक्विड लिक्विड, तो इसको बोला जाता है इमल्सन। क्या बोला जाता है, इमल्सन। तो इमल्सन जैसे इसमें एग्जांपल आ गया मिल्क, मिल्क जो है एक इमल्सन का एग्जांपल है। मिल्क में देखते हो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड है, ठीक है। सर हाँ बोलो। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन भी सॉल्व के अंदर आया, वो कॉलॉइड होता है या सॉल्यूशन होता है वो, सॉल्यूशन होता है सर। तो फिर कॉलॉइड ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। यस सर, यस। तो तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कॉलॉइड दूसरा चीज है, वो सॉल्यूशन में वो चीज है, सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, हाँ सर। ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज जो है ये लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है। तो इसको भी एरोसॉल ही बोला जाता है, ठीक है। जहां पे डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, तो इसको एरोसॉल ही बोला जाता है। इसका एग्जांपल जैसे क्लाउड, क्लाउड में देखते हो, क्लाउड में एक्चुअली क्या होता है, वो गैस होता है लेकिन उसमें वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं, है ना। हाँ क्लियर है ना। क्लाउड वो पूरा गैस होता है लेकिन उसके बीच में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। या फिर फॉग, ठंडे के मौसम में जो फॉग लगता है उसमें भी क्या होता है, गैस रहता है पूरा और उसके बीच में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। या मिस्ट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हो गए इसके, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड।
इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल, ये भी सॉलिड सॉल ही कहलाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दो। डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, कोई एग्जांपल बता सकते हो? हम्म, हेलो, यस सर। बता सकते हो एग्जांपल इसका, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो या डिस्पर्सन मीडियम सॉरी डिस्पर्स्ड फेज गैस हो, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो। फोम देखे हो? फोम, फोम रबड़ फोम जो आता है। वो जो बर्थडे उड्डे में दिया जाता है क्या? अरे रबर का फोम। अरे गद्दा ऐसा रहता है कभी कभी यार, हाँ और हाँ वो। हाँ, गद्दा वाला फोम। तो वो क्या है, उसमें वाटर, ये एयर ही तो बीच में रहता है ना। हाँ सर। तो एयर के मॉलिक्यूल्स उसमें सस्पेंडेड हैं और वो पूरा क्या है, सॉलिड होता है ना। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज गैस हो गया और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। या फिर एक प्यूमाइस स्टोन आता है, एक टाइप का स्टोन है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि गैस के पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड है किसमें, सॉलिड में, ठीक सर है। तो ये केक में सार भी हो सकता है। क्या, केक में भी हो सकता है। केक में क्या है? सर उसमें भी बीच में गैप रहता है, वहां पर भी तो एयर होता है ना, स्पॉन्जी इससे बनता है। तो एयर रहता है, उसको हम लोग वैसे वो सस्पेंडेड, वो पूरा यूनिफॉर्मली वैसे नहीं बोल सकते हैं ना उसको। या फोम टाइप का अगर उसको बोल सकते हैं एज, लेकिन उसको कंप्लीटली हम लोग वैसे नहीं बोला जा सकता है। पूरा अगर एयर रहेगा, जरूरी नहीं कि सारे केक में वो एयर रहेगा ही। जो घर में बनाते हैं उतना ज्यादा थोड़ी ना होता है उसमें। उसमें बेकिंग सोडा अगर ऐड करोगे तब जाके वो फोम टाइप का बनता है, होता है ना। यस सर। हम्म, तो उसको बोल सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल की तरह ले सकते हो। अगर एयर है तो फिर भी वो कंडीशंस अप्लाइड होगा वहां पे, जरूरी नहीं कि सारे जगह वो वैलिड हो, ठीक है। इस हर, इस सब में सर के बिना कुछ मिलाए ऐसा है उसमें, हाँ, ये सब पहले से ऐसा है। मिलाने पे ऐसा होता है हम्म, ना। चलो नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज गैस हो गया, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो गया। इसको बोला जाता है फोम। इसका एग्जांपल बताओ तो। कोको जैसे फ्रोथ आता है, फ्रोथ झाग जो निकलता है, कोला। होता है ना। सोप सॉल्यूशन या सर्फ के साथ सॉल्यूशन बनाओगे तो फोम बनेगा, फ्रोथ आएगा ना एक। तो फ्रोथ किसका एग्जांपल हो गया? फ्रोथ में देखोगे गैस के पार्टिकल से तो सस्पेंडेड है, किसमें, लिक्विड में। वही होता है ना फ्रोथ में। तो सर ऐसा क्या होता है सर कि लिक्विड को उस तरह करने से उसमें सरफ मिलाने से गैस निकल जाता है? गैस निकलता है वो बबल्स के फॉर्म में रहता है ना, एयर बबल्स के फॉर्म में रहता है वो। गैस निकलता नहीं है बाहर, वो हाँ। एक्चुअली है क्या, वो तो एयर, एयर तो है, रहेगा ही ना। तो एयर बबल्स के फॉर्म हाँ। में, उस फॉर्म में रहता है। तो गैस थोड़ी निकल रहा है उससे बाहर, ठीक है। तो वो गैस एक्चुअली है क्या, गैस वो एयर बबल्स के फॉर्म में गैस है वो, ठीक है, एयर का ही बबल है वो। तो ये इतने टाइप्स के हो गए। इसमें एक जो है गैस गैस वाला, हम लोग उसको कॉलॉइड कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताओ तो? गैस गैस वाला मिक्सचर ये कॉलॉइड कंसिडर नहीं किया जाता है, गैस गैस। क्यों नहीं किया जाता है? सर वो तो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, हाँ, उसमें तो तो। जब भी एक गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्स करोगे तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कभी नहीं बनेगा। अब वो हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। और यूनिफॉर्म मिक्सिंग जब भी दो किसी सब्सटेंस का हो जाएगा तो वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा, कैसा मिक्सचर कहलाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा ना, वो हेट्रोजेनियस थोड़ी ना होगा। अगर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया, दो पार्टिकल्स अगर आपस में यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस बताओ। हेलो, यस सर। तो क्या बोलेंगे उसको, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस? होमोजेनियस। 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 तो इसलिए गैस गैस वाला मिक्सचर जो है ये क्या हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर में आता है। इसको हम लोग कॉलॉइड में काउंट नहीं करते हैं, कॉलॉइड में कंसिडर नहीं करते हैं इसको। क्लियर है?
तो ये कोलॉइडल सिस्टम नहीं है। गैस गैस का मिक्सचर, ये ध्यान रखना, कोलॉइडल सिस्टम में काउंट नॉट ए कोलॉइडल सिस्टम। रीजन क्लियर है ना, क्योंकि कोलॉइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस है, बट गैस गैस का मिक्सचर ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो ये पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किए हैं, फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन, वो किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग, बताओ। सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए पार्टिकल थ्रू लिक्विड मीडियम। ठीक है, किसी पार्टिकल का हम लोग डिफ्यूजन करा रहे हैं लिक्विड मीडियम से, तो उसके बेसिस पे दो टाइप्स के कोलॉइड बनते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिस्टेलॉइड, फर्स्ट होता है क्रिस्टेलॉइड्स। तो ये सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड, ऐसा लिख लेना, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। किसी जनरल सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है उसके डिफ्यूजन के बेसिस पे, कि उसको लिक्विड मीडियम से हम लोग डिफ्यूज करा रहे हैं, तो उसके डिफ्यूजन के बेसिस पे दो टाइप्स का सब्सटेंस आता है। एक होता है क्रिस्टेलॉइड। तो क्रिस्टेलॉइड में देखोगे तो क्रिस्टेलॉइड के केस में क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, कोई सॉलिड पार्टिकल जो है ये क्या होता है, पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। इस केस में देखोगे कि वो फिल्टर पेपर अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाएगा। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलॉइड। फिल्टर पेपर यूज करो या फिर एनिमल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, डिफ्यूजन में ये सारे यूज, तो डिफ्यूजन जहां पे बताया गया होगा तुम लोग को, तो ये सारा मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं ना, आइदर फिल्टर पेपर यूज करते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो इसमें देखोगे क्रिस्टेलॉइड के केस में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जा रहा है। और आसानी से अगर पास हो जा रहा है तो डिफ्यूजन का रेट क्या होगा बताओ तो, स्लो होगा या फास्ट होगा? बोलो, तो व्हाट विल फास्ट। बी द रेट? हाँ, तो आसानी से अगर पास हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक है, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। सर उसको लिक्विड में मिक्स करके उसमें पास किया जाता है। क्या? जो किसी क्रिस्टलाइट्स जो है। पार्टिकल, किसी पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड मीडियम से पास किया जा रहा है। ठीक है, वो पार्टिकल जो होता है बहुत ही छोटे साइज का है, उसको लिक्विड मीडियम से पास किया जा रहा है। तो उसमें देखो क्रिस्टलाइड के केस में अगर फिल्टर पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आसानी से वो फिल्टर पेपर से पास हो जा रहा है, या एनिमल मेम्ब्रेन यूज करोगे तो आसानी से पास हो जा रहा है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा, हाई होगा। अगर वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पा रहा है, वो सब्सटेंस अगर फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पा रहा है, पार्टिकल अगर फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बताओ? अगर फिल्टर पेपर से अगर पास नहीं होता है, तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसे तीन है यहाँ पे, कॉलॉइड से भी बड़ा है। कॉलॉइड का साइज जो है ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला है, समझ में आ रहा है ना? तो कॉलॉइड्स का भी पार्टिकल अगर देखोगे तो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है आसानी से, पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। बट इसमें एक चीज है कि फिल्टर पेपर से तो ये आसानी से पास हो जाएगा, बट एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो पाता है, कैनॉट पास थ्रू, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन का पोर्स जो होता है ना वो बहुत ही फाइन पोर्स होता है। फिल्टर पेपर में तो उसमें बड़ा पार्टिकल या छोटा हो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है वो सारा बहुत ही फाइन पोर्स होता है, उसमें बड़ा पार्टिकल पास हो ही नहीं। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलॉइड, तो इसलिए ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, बट एनिमल मेम्ब्रेन या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसका अगर ये एनिमल मेम्ब्रेन और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहा है तो
ऑब्वियसली इसका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है, पार्टिकल साइज बड़ा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट या स्लो एज कंपेयर टू क्रिस्टलॉइड? स्लो। स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज है कि किसी पार्टिकल को हम लोग अगर लिक्विड मीडियम से डिफ्यूज करा रहे हैं ना, डिफ्यूजन अगर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे दो टाइप्स में हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलॉइड होता है और दूसरा कॉलॉइड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है, तो ये बस टाइप्स ध्यान रखते रहो। ये सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। तीसरा हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, तीसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये कलर दिख रहा है ना तुम लोगों को? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? विजिबल है या नहीं? हाय सर। चलो ठीक है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इंटरैक्शन कैसा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, इंटरैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के कॉलॉइड होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये इंटरैक्शन जो है मेनली हम लोग यूज कर रहे हैं सॉल टाइप के लिए। सॉल किसको बोला जाता था बताओ तो? सॉल किस टाइप के कॉलॉइड को बोला जाता था जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम कैसा था बताओ तो? लिक्विड था, तो उसको सॉल बोलते हैं। तो सॉल का ही जनरली ये क्लासिफिकेशन है। तो इंटरैक्शन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कैसा इंटरैक्शन है, उसके बेसिस पे दो टाइप के सॉल आते हैं। पहला है, इसको हम लोग ऐसे टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन करना है। तो पहला होता है लियोफोबिक। ठीक है, या लियोफिलिक पहले लिख लो। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग लियोफिलिक, लियोफिलिक सॉल, या फिर इसको इंट्रिंसिक सॉल भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक सॉल फर्स्ट टाइप है ये। या एक और नेम है इसका, एमल्सॉइड्स भी बोला जाता है इसको। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है ये है लियोफोबिक, लियोफोबिक सॉल, इसको एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सॉल, या फिर इसका दूसरा नेम है सस्पेंसॉइड्स, सस्पेंसॉइड्स। ठीक है, इसको इमल्सॉइड बोला गया और इसको सस्पेंसॉइड्स। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देख, ये बेसिकली किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया इन दोनों? इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, वो कैसा इंटरैक्शन है उसके बेसिस पे ये। तो पहला जो डिफरेंस है ये कि लियोफिलिक में क्या होता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ये नाम से पता चला होगा लियोफिलिक है ये। देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द dispersed phase एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगा। ठीक है, और इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, लियोफोबिक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो दोनों के बीच में एक बहुत ही वीक एफिनिटी होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा, इसमें वीक इंटरैक्शन होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कि इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड। लियोफिलिक सोल जो है, क्योंकि इंटरैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है किसके किसके बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, तो आसानी से ये प्रिपेयर हो सकता है। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला दोगे जस्ट, तो इतना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है कि वो आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है बाय मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज मीडियम। सिंपली बाय मिक्सिंग भी ये प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। लेकिन इस केस में क्या है, इंटरैक्शन बहुत ही वीक है। तो वीक अगर होगा तो इसको प्रिपेयर ये आसानी से सिंपली मिक्स करने से प्रिपेयर नहीं होगा,
तो इसको प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स प्रिपरेशन क्या यूज करना होगा हमको? सर्टन फिजिकल या केमिकल मेथड, ठीक है, स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है, स्पेशल फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करना होगा। ये सिंपली बाय मिक्सिंग प्रिपेयर नहीं होगा। मेथड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। तीसरा कि इसमें इंटरैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, तो इसीलिए ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, अपने आप ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन वीक है दोनों में, तो ये अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। और इसीलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को स्टेबलाइज करने के लिए देयरफॉर ए स्टेबलाइजर, ठीक है, जो कि दोनों फेज को स्टेबलाइज करके रखे, इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रिपरेशन। जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें एक स्टेबलाइजर हमको ऐड करना पड़ता है। स्टेबलाइजर एक्चुअली क्या है? एक कोई केमिकल सब्सटेंस ही होगा जो उसमें ऐड करेंगे, वो क्या करेगा, दोनों फेज को स्टेबलाइज करके रखेगा, क्योंकि बहुत ही वीक एफिनिटी होता है। वीक एफिनिटी होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है कि इसमें लियोफिलिक वाले में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, डज नॉट कैरी एनी चार्ज, एनी चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। तो इसीलिए अगर कोई मान लो इसके अराउंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करें, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि देयर में बी, सॉरी कलर, देयर में बी नो मूवमेंट। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक है, देयर में बी नो मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है कि द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ चार्ज। लियोफोबिक सोल में पार्टिकल्स क्या करते हैं, चार्ज कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे इसमें किस किस टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। चलो, फिफ्थ पॉइंट है कि द पार्टिकल्स आर हेवली हाइड्रेटेड, ठीक है, बहुत ही हाइड्रेटेड होता है पार्टिकल्स। क्यों हाइड्रेटेड है? ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत हेवली हाइड्रेटेड होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स हेवली हाइड्रेटेड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नॉट हेवली हाइड्रेटेड, तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उतना ज्यादा हेवली हाइड्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटरैक्शन क्या है, बहुत ही वीक इंटरैक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए, ये सब ध्यान रखना, एटलीस्ट 4-5 पॉइंट तुम लोग याद रखना लियोफोबिक और लियोफिलिक का, ठीक है। एक और पॉइंट होता है कि ये रिवर्सिबल नेचर का, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि ये आसानी से मिक्सिंग से प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग है तो आसानी से ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। बट यहाँ पे ये क्या है, लियोफोबिक वाला जो है उसमें स्पेशल जो है केमिकल या फिर हम लोग फिजिकल मेथड एम्प्लॉय करते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर है ना? तो ये सारे पॉइंट्स, एटलीस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? हेलो, नो सर। देखो इसका, हाँ चलो, इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल ध्यान रखना। लियोफोबिक सोल का हम लियोफिलिक का एग्जाम्पल लिख रहे हैं इधर, तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें जेलाटीन,
स्टार्च, ये सारे बायो में पढ़े होगे तुम लोग, प्रोटीन, रबर, ठीक है, एल्ब्यूमिन, अगर, ठीक है। तो ये सारे लियोफिलिक सोल का ये सारा एग्जांपल हो गया। या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये सारे इसके लिए हो गए। इसका एग्जांपल जो आ जाएगा लियोफोबिक का, इसमें आ जाएगा बहुत सारे मेटल्स होते हैं। पहला तो हो गया कॉपर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी मिक्स होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सच एस SnO2, ये टिन का ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, Fe2O3 हो गया, FeOH होल थ्राइस हो गया, FeOH होल टाइस हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स किसका एग्जांपल हो जाएंगे? लियोफोबिक सोल का, ठीक है। या फिर इसमें तीसरा एक और एग्जांपल, तीसरा टाइप का आता है सल्फाइड्स सच एस CdS, कैडमियम का सल्फाइड हो गया, HgS, मर्क्यूरी का सल्फाइड हो गया, या AS2S3, आर्सेनिक का सल्फाइड हो गया, Sb2S3। Sb कौन सा एलिमेंट होता है? हेलो, शायद टीन होता है। टिन तो Sn होता है ना, Sb एंटीमनी वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीमनी का, तो ये सल्फाइड्स या हाइड्रोक्साइड्स या फिर मेटल, ये सारे एग्जांपल्स लियोफोबिक के हो गए। फिर जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, एल्ब्यूमिन, ये सारा एग्जांपल किसका हो गया? लियोफिलिक सोल का, ठीक है। क्लियर है ना? इसमें डिफरेंस कोई पॉइंट में तो डाउट नहीं है, ठीक है। बस डिफरेंस चार पांच पॉइंट एटलीस्ट ये ध्यान रखना, इसके लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आना चाहिए एटलीस्ट। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। चौथा जो क्लासिफिकेशन है, फोर्थ क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये चार्ज के बेसिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ये चार्ज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे दो टाइप के सोल आते हैं। एक है पॉजिटिव सोल, क्योंकि चार्ज दो ही टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो चार्ज के बेसिस पे दो सोल, एक पॉजिटिव सोल होता है। तो पॉजिटिव सोल में एग्जांपल हो गया SnO2, TiO2। इसमें सिर्फ मेनली एग्जांपल है Fe2O3, FeOH होल थ्राइस, ठीक है, FeOH। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाला जो एग्जांपल था AlOH होल थ्राइस, या क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड CrOH होल थ्राइस, ये सारे क्या हो गए? पॉजिटिव सोल के एग्जांपल हैं। दूसरा आ जाएगा इसमें मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, या फिर विस्मार्क ब्राउन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, बस ये ध्यान रखना। बेसिक डाई, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव सोल। तीसरा हो गया बिस्मथ, पैलेडियम या फिर आयरन, ये सारा पॉजिटिव सोल का एग्जांपल हुआ। दूसरा टाइप जो होता है चार्ज के बेसिस पे, दूसरा होगा नेगेटिव सोल। नेगेटिव सोल मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें मेटल्स कौन कौन से आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव सोल वाले? इसमें Ag होता है, प्लैटिनम होता है, Au है और कॉपर है, ये सारे नेगेटिव सोल के एग्जांपल आ गए। और सल्फाइड सोल जो है, सल्फाइड्स वो जनरली नेगेटिव सोल होता है। कैडमियम सल्फाइड हो गया, या फिर AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, HgS हो गया, Sb2S3 हो गया, ठीक है। ये सारे सल्फाइड सोल नेगेटिव सोल के एग्जांपल हो गए। और नेक्स्ट है एसिडिक डाई, ये ध्यान रखना। बेसिक डाई जो है
ये पॉजिटिव सोल है, बट एसिडिक डाई जो है ये नेगेटिव सोल का एग्जांपल है। ठीक है। और इसमें एक और होता है कि क्ले हो गया, चारकोल हो गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्ले, चारकोल, रबर, डस्ट पार्टिकल्स। सर ये एसिडिक डस्ट डाइऑक्साइड है फिर अलग चीज है? क्या? ये तो अलग चीज है ना, मतलब हाँ एसिडिक ना, ये हाँ ये अलग है, अलग। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, फिर कार्बन पार्टिकल्स इन स्मोक। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल किसका हो गया? नेगेटिव सोल का। तो ये जस्ट एग्जाम्पल्स है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज वाले को पॉजिटिव सोल बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, जनरली उसमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आ रहे हैं मेटल के, मिथाइलिन ब्लू आ रहा है, बेसिक डाई आ रहा है। फिर उसमें कौन कौन से मेटल पॉजिटिव सोल है? बिस्मथ, पैलेडियम और आयरन। और कौन कौन से मेटल जो है नेगेटिव सोल है? सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर और गोल्ड। ठीक मरकरी। है। और उसके बाद सल्फाइड सोल, सल्फाइड्स जनरली वो तुम्हारा नेगेटिव सोल होगा। फिर एसिडिक डाई जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद क्ले, चारकोल, कार्बन पार्टिकल्स, रबर, ये सारा नेगेटिव डाई में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डाई के एग्जांपल्स हैं। चलो, इसमें एक और लास्ट क्लासिफिकेशन है। ये थर्ड क्लास, फोर्थ क्लासिफिकेशन था ना, एक और फिफ्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, यह है ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के साइज के ऊपर, कि डिस्पर्स्ड फेज का साइज कैसा है, उसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि मल्टी मॉलिक्यूलर है। मतलब इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो छोटे छोटे एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके अगर वो पार्टिकल बना हुआ है, ठीक है, या डिस्पर्स्ड फेज बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। जैसे सल्फर का देखोगे, सल्फर अगर वाटर में प्रेजेंट होता है ना, तो ये देखोगे S8 के फॉर्म में रहता है। तो इसमें 8 सल्फर के एटम्स ये कंबाइंड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन होके एक बड़ा पार्टिकल बनता है S8। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें एक चीज ऐसे ध्यान देना, जैसे मान लो नोट करके कि सोप का अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाओगे, तो सोप सॉल्यूशन वाटर में ये क्या होता है? ये एग्जांपल है कॉलॉइड का। बट इसी सोप का अगर बेंजीन में सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टेलॉइड। 2 टाइप का बताए थे ना, कॉलॉइड और क्रिस्टेलॉइड। तो सोप अगर वाटर में होगा तो ये कॉलॉइड बनेगा, बट सोप अगर बेंजीन में होगा तो वो क्रिस्टेलॉइड का एग्जाम्पल है। उसी तरह एक और चीज है कि सल्फर अगर अल्कोहल में मिक्स करोगे, ठीक है, सल्फर इन अल्कोहल, तो ये है क्रिस्टेलॉइड। लेकिन यही सर सल्फर, हाँ बोलो। बेंजीन क्या लिक्विड है? हाँ, क्या सर? बेंजीन तुमको पता ही नहीं है बेंजीन लिक्विड है या नहीं अभी तक? नहीं बताया सर। हाँ, बेंजीन तो लिक्विड ही बेंजीन तो होता है बस ना। उसमें पढ़े हैं, लिक्विड होता है सर। तुमको पता ही नहीं है अभी तक? बेंजीन सॉल्यूशन वाला इतना क्वेश्चन किए हो सॉल्यूशन में, बेंजीन टॉल्विन का मिक्सचर, अभी तक तुमको पता ही नहीं चला कि सॉल्यूशन है या नहीं है, लिक्विड है या नहीं। बेंजीन लिक्विड फेज में ही रहता है ना, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। ठीक यस है, सर। तो सल्फर का अगर अल्कोहल में हम लोग, सल्फर इन अल्कोहल ये क्रिस्टलॉइड का एग्जांपल हो गया, लेकिन सल्फर इन वाटर ये क्या हो गया? कॉलॉइड का एग्जांपल। उसी तरह जैसे एक और ले रहे हैं, जैसे NaCl इन वाटर, तो NaCl इन वाटर ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलॉइड है ये।
है ना। लेकिन NaCl इन बेंजीन अगर करोगे तो ये कॉलॉइड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो उसमें सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, कि किसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या होगा कि कॉलॉइड जो डिस्पर्स्ड फेज के छोटे छोटे एटम्स कंबाइन करके क्या होगा, या छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। जैसे सल्फर इन वाटर जो हो गया, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का एग्जांपल हो गया। इसमें दूसरा जो आता है ये है मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड का मतलब, मैक्रो मतलब क्या होता है बताओ तो। मैक्रो मतलब लार्ज साइज पार्टिकल। तो लार्ज साइज पार्टिकल है। तो ये ध्यान देना यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ, इसमें ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कि द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं, आर सफिशिएंटली बिग, sufficiently big in size to be in the colloidal solution, to be in the colloidal solution। ये बात समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या था, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या था कि अगर सिर्फ सल्फर का एक एटम होता तो सल्फर का एक एटम जो है वो वाटर में कोलॉइड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो कोलॉइड की तरह बिहेव करने के लिए वो क्यों सल्फर कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो जैसे ही वाटर में मिक्स किया तो वो S8 के फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसके 8 छोटे छोटे एटम्स कंबाइन करके एक बड़ा एटम या एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसकी वजह से अब वो कोलॉइड की तरह एक्ट कर सकता है, कोलॉइड के रेंज में हम लोग उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में क्या है, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में क्या है कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं उसका साइज जो है ऑलरेडी वो पहले से सफिशिएंटली इन उतना लार्ज इनफ है कि उसको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपस में कंबाइन करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही वो इतना सफिशिएंट होता है कि उसको कोलॉइड के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, जैसे हो गया स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन लिया हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन, या फिर सेलुलोज हो गया, या फिर एंजाइम्स हो गया, ये सारा टर्म बायो में पढ़े होगे तुम लोग, या प्रोटीन्स हो गया, ये सारे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स के एग्जांपल हैं एटसेट्रा, ठीक है। ये ध्यान, सॉरी मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स के, क्योंकि इनमें जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है उसका साइज ऑलरेडी इतना बड़ा है कि वो कॉलॉइड के कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन। उसका बिहेवियर जो होता है ना, एक्चुअली वो ट्रू सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उनका बिहेवियर जो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स का है कि मैक्सिमम केसेस में उनका बिहेवियर देखा गया है कि वो ट्रू सॉल्यूशन के बिहेवियर से मैच करता है। एक्चुअली वो ट्रू सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं है, बट उनका बिहेवियर मैच कर रहा है ट्रू सॉल्यूशंस। तो दूसरा हो गया मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, और तीसरा जो होता है ये है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो इसको एसोसिएटेड कॉलॉइड्स को एक टर्म होता है माइसेल भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। माइसेल फॉर्मेशन तुम लोग क्लास 10th में सोप वाले में पढ़े होंगे, याद है कुछ? यस सर। सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करता है, तो वहां पे वो क्लास 10 में कार्बोनेट कंपाउंड में थोड़ा सा बताया गया था, माइसेल फॉर्मेशन वाला, याद है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। कि एक डर्ट पार्टिकल्स को चारों बगल से सोप सॉल्यूशन सराउंड कर लेता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसेल, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? मिसेल का स्पेलिंग, माइसेल का स्पेलिंग सही है सर? हाँ, ठीक है।
these are substances which behave as which behaves as a true solution at lower concentration but behaves as a colloid at higher concentration। ये ध्यान रखना कि लोअर कंसंट्रेशन पे अगर उसको लेंगे हम लोग तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लोअर कंसंट्रेशन पे वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा, और हायर सॉल्यूशन पे वो क्या होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन हम लोग हाई कर देंगे, हायर कंसंट्रेशन पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉलॉइड की तरह। ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है, इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, इसको CMC भी बोला जाता है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमम या वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं हम लोग कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन above which the formation of micelle takes place। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक्स प्लेस, कि क्योंकि उस कंसंट्रेशन के अगर नीचे रहेगा तब तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तब वो कॉलॉइड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो हो सकता है जिसके बाद वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक कॉलॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वही मैक्सिमम कंसंट्रेशन को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, कि वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए जिसके बाद माइसेल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। और उसी मैक्सिमम कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या टर्म होता है उसके लिए, CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो? यस सर, क्लियर है चलो सर। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था क्या? सर ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। हाँ, ब्लड तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे मान लो जैसे तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में सोप सॉल्यूशन का जो पढ़े होगे, तो उसमें एक एग्जांपल क्या होता है कि सोडियम स्टीरेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टीरेट हम लोग यूज करते हैं ना सोप में, मेनली जो होता है वो सोडियम स्टीरेट होता है, याद है या नहीं? फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? Na22 इस तरह कुछ करके था सर। C17 H35 COO माइनस और Na+, ये है सोडियम स्टीरेट का। तो सोप सॉल्यूशन में जो होता है, सोप सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये C17 H35 और इधर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस और ये Na+ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो, ये और ये C17 वाला पार्ट, यहाँ दो पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, पोलर है ना, दोनों पे चार्ज है, तो दो चार्ज है तो ऑब्वियसली वो वाटर से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सोप का ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये वाला बिल्कुल क्या, नॉन पोलर पार्ट है। तो नॉन पोलर पार्ट है तो ये टेल की तरह एक्ट करेगा, और ये टेल क्या है, पानी से दूर भागेगा, तो इसीलिए इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हाइड्रोफोबिक, और ये टेल की तरह बिहेव करेगा। देखे होगे ना, ये कुछ इस टाइप का ऐसे होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है, और उसमें ये टेल की तरह एक्ट करता है ऐसे।
तो ये माइसेल का स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये हाइड्रोफोबिक हेड हो गया, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। और टेल क्या हो गया? ये हाइड्रोफोबिक हो गया, ये पानी से दूर भागेगा तो हाइड्रोफोबिक हो गया ये। सर CO माइनस Na प्लस अलग है क्या, एक ही साथ है? साथ में ही होगा ना ये तो बीच में कोई बॉन्ड नहीं है? बॉन्ड तो ड्रॉ किए ही है, अब क्या करें? CO माइनस और Na के प्लस के बीच में सर। तो ये एक्चुअली क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। एक्चुअली क्या है? चार्ज है ना यहाँ पे, हाँ तो बॉन्ड ऑब्वियसली एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, बिना बॉन्ड के थोड़ी ना होगा। ठीक है, इंटरैक्शन, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो आयनिक इंटरैक्शन है ना वहाँ पे। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, पानी से अट्रैक्ट होगा, और ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। ठीक है, तो ये माइसेल का, ये कुछ सोप सॉल्यूशन को हम लोग एक माइसेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक माइसेल का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ध्यान देना कि एक टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्योंकि एक माइसेल के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसा टेम्परेचर जिसके एबव द टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। का मतलब क्या हुआ कि द टेम्परेचर above which formation of micelle takes place, formation of micelles take place। इस वैसे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग? क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, और उसको T और K से, स्मॉल K से ये रिप्रेजेंट किया जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर को। और उसके लिए माइसेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन भी होना चाहिए, कि उस कंसेंट्रेशन के अबव ही माइसेल का फॉर्मेशन होगा। और टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता है कि दो फैक्टर आ गए ना यहाँ पे, एक कंसेंट्रेशन वाला फैक्टर आ गया और दूसरा टेम्परेचर वाला फैक्टर आ गया। तो क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन, इन दोनों के अबव ही माइसेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंट टाइप्स के कॉलॉइड्स आज हम लोग किए हैं, कि बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हम लोग देखे, बहुत सारे बेसिस। पहला था डिफरेंट नेचर ऑफ या फिर फेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उनके डिफरेंट फेज के बेसिस पे अलग अलग आया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड आया था। दूसरा किसके बेसिस पे आया? इंटरैक्शन बिटवीन कॉलॉइड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, उसके बेसिस पे आया। तीन टाइप, वहां पे दो टाइप का कॉलॉइड आया था, लियोफोबिक और लियोफिलिक सोल आया था। और तीसरा जो हम लोग किए वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे किए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किए ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो चलो क्लासिफिकेशन तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉलॉइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन देखेंगे, और कैसे प्यूरिफिकेशन इसका किया जाता है। ठीक है, ये दो तीन चीज कॉलॉइड्स के बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, एक प्रिपरेशन वाला पार्ट, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट, और कैसे इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं कॉलॉइड के। ठीक है, तो हाँ बोलो, इसमें ये एक जो तुम लोग क्राफ्ट बोलो। मिसेल तो सर नॉर्मल टेम्परेचर में भी फॉर्म हो जाएगा ना? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या? हर एक के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। तुम सोप के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो ना कि वो रूम टेम्परेचर, तो वो उसके लिए क्राफ्ट टेम्परेचर वही हुआ। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे लिखे हैं, कोई टेम्परेचर स्पेसिफाई थोड़ी ना किया गया। नहीं। तो जो रूम टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए वही क्राफ्ट टेम्परेचर हुआ। ठीक है, तो वही चीज है ना कि द टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन, जिस भी टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर का रेंज थोड़ी ना लिखा गया है यहाँ पे। नहीं सर। किसी भी टेम्परेचर के अबव अगर माइसेल का फॉर्मेशन होगा तो वो क्राफ्ट टेम्परेचर के। तो इसमें तुम लोग का होमवर्क जो रहेगा ना, एनसीईआरटी को एक बार इस चैप्टर का रीड करना लाइन बाय लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्योरली ये थियोरेटिकल चैप्टर है। तो एनसीईआरटी तुम लोग को एप्लीकेशन बोले थे पढ़ने के लिए, वो पढ़े थे?
बोले थे ना तुम लोग का एप्लीकेशन पढ़ के रखने उसका। पहला वाला जो टॉपिक था क्या था, एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन पढ़ने बोले थे, पढ़े हो? तो इसलिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड करो एटलीस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पूछा जाएगा। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो फिर खत्म हो जाओ, इसलिए लाइन बाय लाइन रीड करना इंपॉर्टेंट है एक बार, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। देखना प्रीवियस ईयर में तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रीड करना इंपॉर्टेंट है। और इसमें बुकलेट इसका मिल चुका है ना तुम लोगों को, मिला है ना? तो बुकलेट का वो वाला एक्सरसाइज जिसमें एड्सॉर्प्शन वाला केस दिया हुआ है, एड्सॉर्प्शन वाला और कैटालिसिस, दो टॉपिक हो चुका है तुम लोग का, एड्सॉर्प्शन और कैटालाइसिस, इन दोनों का टॉपिक एटलीस्ट कवर कर लेना। इन दोनों का क्वेश्चंस जो भी होगा वो कवर कर लेना बुकलेट से, क्वेश्चंस कर लेना। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, थ्योरी एक बार पढ़ो, नोट्स का पढ़ो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो तुरंत हो जाएगा। अगर जानोगे तो 1 सेकंड में बना दोगे, नहीं जानोगे तो फिर नहीं बनेगा फिर वो। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़ने बोल रहे हैं। ये जस्ट बायो जैसा चैप्टर है तुम लोगों का, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस एक बार थ्योरी रीड करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बन आएगा तो 1 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि ये सब स्कोरिंग है, आएगा तो 1 सेकंड में बनेगा, नहीं तो फिर गलत होगा। ठीक है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने बोल रहे हैं ये सब चैप्टर का। फिजिकल में नहीं भी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर में पढ़ना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है ना, थ्योरेटिकल चैप्टर्स जितने भी हैं, इनऑर्गेनिक का तो सारा चैप्टर का तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना ही है लाइन बाय लाइन, और इसमें सरफेस केमिस्ट्री एटलीस्ट फिजिकल में पढ़ना ही है तुम लोगों को। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करोगे और बुकलेट में एड्सॉर्प्शन और कैटालाइसिस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, सुन रहे हो ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर तो चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में।